हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 लीगल करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 के, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा जो भी उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वहाँ पे लीगल जीके और लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड देम ऑल्सो। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लीगल करंट अफेयर है वो है, हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्टिस संजीव खन्ना जो थे वो रिटायर हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनके बाद जो उनको सक्सीड करके जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं वो हैं जस्टिस BR गवई। ठीक है, उन्होंने ओथ लिया एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसी के साथ साथ ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो बुद्धिस्ट हैं। सो ये भी पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, फर्स्ट बुद्धिस्ट कौन है जिन्होंने एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट होल्ड की है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है जस्टिस BR गवई। तो इनके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट, इनका टेन्योर की अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ के लिए अपॉइंट हुए हैं, और इनका जो रिटायरमेंट है वो नवंबर 23, 2025 में होने वाला है, जब ये अपनी 65 ईयर ऑफ एज अटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे एसेंशियल फैक्ट्स जैसे कि इनका जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, मतलब इनको अपॉइंट कौन करता है, रिकमेंडेशन तो है। तो रिकमेंडेशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, जो रिटायर होने वाले होते हैं, वो फिर अपने सक्सेसर का नाम देते हैं कि उनके बाद कौन से चीफ जस्टिस होंगे। तो वो अपना जो नाम है वो प्रेसिडेंट और यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं। देन प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं, और ओथ दिलाने की बात हुई तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिलाई जाती है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्विकली एक बार हम इनकी करियर टाइमलाइन को देख लेते हैं। सो 1985 में इन्होंने ज्वाइन किया था लीगल प्रोफेशन को। 1987 से लेकर 1990 तक ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। 1992 से 200 तक इन्होंने सर्व किया है एज असिस्टेंट गवर्नर प्लीडर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एट नागपुर बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। 2003 में ये अपॉइंट हुए एज अ एडिशनल जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। 2005 में परमानेंट जज हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में। 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे, एंड 2025 में ये अपॉइंट हुए हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव पे नज़र डालते हैं, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कहाँ पे और इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस कहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, जहाँ पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। तो यहाँ पे 124 जो है वो डील करता है द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। और यहाँ पे द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो इनके प्रेडिसेसर थे, रिकमेंडेड जस्टिस BR गवई एज हिज सक्सेसर ऑन 60th अप्रैल 2025, और दिस रिकमेंडेशन वॉज फॉरवर्डेड टू यूनियन लॉ मिनिस्टर जो कि अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, विच देन शॉर्ट द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। और उसके बाद इनका फॉर्मल अपॉइंटमेंट जो है वो अनाउंस हुआ था 29 अप्रैल 2025। अब हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। जो एक्चुअल वक्फ एक्ट था, जो 1995 का एक्ट था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। तो ऐसा पाया जा रहा था कि जो वक्फ एक्ट था, एक्चुअल जो एक्ट था 1995 वाला, वहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई जा रही थी। जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी ओनरशिप और पोजेशन को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उनका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से ये नीड अराइज हुई कि यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारी लेजिस्लेचर है उनके द्वारा द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया जाता है, जिसको हम जानते हैं यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसको उम्मीद एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखें कि आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया था उसका दूसरा नाम क्या था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि उम्मीद एक्ट तो था ही, फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025। इसका पर्पस क्या था? सो इट इज़ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि पास किया गया था
पार्लियामेंट के द्वारा अप्रैल 2025 में, और इसकी प्रेसिडेंशियल असेंट जो है वो रिसीव हुई थी 5 अप्रैल 2025 को। दिस एक्ट अमेंड्स द वर्क्स एक्ट ऑफ 1995 टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज सच एज मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किस तरीके से मतलब पाया जा रहा था कि प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही मिसमैनेजमेंट हो रहा था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा अराइज हो रहे थे। तो यही सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इस एक्ट में कुछ एसेंशियल अमेंडमेंट्स की गई थी। नेक्स्ट हमारी लीगल न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑन तमिलनाडु गवर्नर विदहोल्डिंग बिल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क और सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया है, जो आर्टिकल 142 को, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स प्रोवाइड करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, कि वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज़ करके प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है। जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे उनका जुरिस्डिक्शन नहीं आ रहा है, तो इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए, इस राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए वो फिर वहाँ पे जजमेंट दे सकती है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और फर्दरेंस ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे इसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा बहुत सारे बिल थे, लगभग 10 to 12 बिल थे, जिन पे उन्होंने अपनी असेंट नहीं दी थी, उन बिल्स को विदहोल्ड करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो बिल का पर्पस था वो सर्व नहीं हो पा रहा था, वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, जिससे कि वहाँ की लेजिस्लेचर को दिक्कत हो रही थी। क्योंकि आफ्टर ऑल जो लेजिस्लेचर के बाद से अप्रूवल जो जाना चाहिए बिल के लिए, वो असेंट तो गवर्नर के द्वारा ही दी जाएगी, तो गवर्नर का जो एक्शन था वो आर्बिट्रेरी साबित कर रहा था। इस वजह से जो स्टेट थी वहाँ की तमिलनाडु की, उनके द्वारा चैलेंज किया जाता है इस जो वहाँ के गवर्नर होते हैं टी.एन. रावी, उनके द्वारा जो बिल्स को विदहोल्ड करके रखा जा रहा था, उनको लेके वहाँ पे उनके जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा फिर उसको चैलेंज किया जाता है। और इसी रीज़न की वजह से वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में टसल भी क्रिएट हो गया था। तो ये पूरा मामला था यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना लैंडमार्क जजमेंट वर्डिक्ट दी थी, तो उसके बारे में। सो हियर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, जिस केस का नाम क्या था, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु कंसर्निंग द तमिलनाडु गवर्नर्स डिले इन असेंटिंग टू 10 बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे कोर्ट ने माना था कि जो उनके द्वारा बिल रिजर्व किए गए थे वो एक आर्बिट्रेरी एक्शन है, और उनके पास ये राइट नहीं है, ना तो ये पावर है कि वो बिल को इतने लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम तक वो अपने पास विदहोल्ड करके रख सकते हैं। और इस तरीके के जो एक्शंस हैं वो फिर लॉ के द्वारा अलाउड नहीं किए गए हैं। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी गवर्नर या प्रेसिडेंट को उनकी बिल पे असेंट देने के लिए टाइमलाइन, स्पेसिफिक टाइमलाइंस इशू की थी। तो हम उनको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्पेसिफिक टाइमलाइन थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्स की असेंट के रिगार्डिंग में दी गई थी। और हम साथ में ही जान लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 है वो गवर्नर की असेंट के बारे में बात करता है कि वो बिल पे असेंट किस तरीके से देंगे। तो ये था हमारा थर्ड करंट अफेयर। अब हम बात करने वाले हैं लोकपाल जुरिस्डिक्शन ओवर हाई कोर्ट्स जजेस। सो लोकपाल जो है वो एक अलग बॉडी है, हाई कोर्ट जो है वो अलग बॉडी है। लोकपाल क्या है, एक स्टैचुटरी बॉडी है, और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पे लोकपाल और हाई कोर्ट के बीच में एक टसल क्रिएट हो गया था। लोकपाल का जहाँ पे कहना था कि जो हाई कोर्ट है हम उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, और कोई भी एक्शन अगर हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा लिया जाता है तो उस पर प्रॉपर एक जो कंप्लायंस है, उस पर प्रॉपर कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस जो है वो हमारे द्वारा रखा जा सकता है, एक आई जो है वो हम रख सकते हैं, और उनके एक्शंस अगर किसी भी तरीके से इम्प्रॉपर लगते हैं तो फिर हम उन पे एक्शंस भी ले सकते हैं। तो ये लोकपाल का क्लेम था। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सो अ सिग्निफिकेंट लीगल डेवलपमेंट रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल, इंडियाज एंटी करप्शन ओम्बड्समैन ओवर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो लोकपाल जो है उनको इंडियाज एंटी करप्शन ओम्बड्समैन के नाम से भी जाना जाता है। सो इधर लोकपाल इशूड एन ऑर्डर स्टेटिंग दैट, लोकपाल के द्वारा क्या क्लेम किया गया था यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो लोकपाल ने इशू किया था एन ऑर्डर स्टेटिंग दैट इट हैज द अथॉरिटी टू एग्जामिन कंप्लेंट्स अगेंस्ट
हाई कोर्ट्स जजेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट क्या था और लोकपाल और लोकायुक्त होते कौन है। तो यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है वो पहली बार 2013 में बना था। सो the law was passed by the Parliament of India to establish a Lokpal at central level and Lokayukt at the state level। तो ये चीज़ में डिफरेंस याद रखिएगा कि लोकपाल जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे अपॉइंट होते हैं एज अ ओम्बड्समैन, और यहाँ पे लोकायुक्त जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे अपॉइंट होते हैं। और बेसिक इनका जो पर्पस होता है वो एड्रेस करते हैं करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज को। अगर किसी भी तरीके का पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन हो रहा है तो ये एक एंटी करप्शन बॉडी है जो फिर उसके लिए एक्शंस लेती है, ठीक है, और एग्जामिन भी करती है साथ साथ में। अब यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त जैसा कि हमने जाना कि ये एक एंटी करप्शन बॉडी होती है एट नेशनल लेवल, लोकपाल होते हैं, और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे जो इन्वेस्टिगेट करते हैं कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर एलिज्ड टू हैव इंगेज्ड इन करप्शन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये एज अ पब्लिक सर्वेंट कंसिडर कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर कंप्लेंट्स होती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको भी एज अ पब्लिक सर्वेंट मानते हुए यहाँ पे अपने ब्रॉड पावर को एक्सरसाइज करते हुए कहा कि हम उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स आती है तो। सो हियर द लोकपाल लोकायुक्त आर सिमिलर बॉडीज एट स्टेट लेवल ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फिर जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। केस का नाम था इन रे ऑर्डर डेटेड 27 जनवरी 2025 जो कि पास्ड बाय लोकपाल ऑफ इंडिया एंड एंसिलरी इश्यूज। यहाँ पे डिसीजन आता है The decision of Lokpal was based on the interpretation that High Courts established by Acts of Parliament fell within the ambit of Section 14(1)(f) of the Act, which defines any person as including individuals holding possession in bodies established by the Parliament। ठीक है, लोकायुक्त है वो कहते हैं कि हाई कोर्ट है वो एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, इस वजह से हम उन पे राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं और उनके द्वारा अगर किसी भी तरीके की एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो लोकपाल जो है वो उनको फिर एग्जामिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा मामला जो था ये था। सो हियर द लोकपाल ऑर्डर्स वाज इशूड इन रिस्पॉन्स ऑफ द कंप्लेंट्स एलिजिंग दैट सिटिंग एडिशनल जज ऑफ अ हाई कोर्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड अ जुडिशियल प्रोसेस इन फेवर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो पूरा मामला ये था। देन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द पोटेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस द कोर्ट स्टेड। कोर्ट ने यहाँ पे स्टे कर दिया लोकपाल के ऑर्डर को और डिस्क्राइब किया समथिंग वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। कोर्ट का ये कहना था कि इस तरीके का जो लोकपाल के द्वारा क्लेम किया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कोर्ट ने एम्फेसिस किया था द हाई कोर्ट जजेस आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड नॉट मेयर statutory functionaries as suggested by the Lokpal and the Supreme Court has scheduled further hearing on this matter। सो अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये तो अश्योर कर दिया कि लोकपाल इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, इवन उनके ऊपर किसी भी तरीके की करप्शन या कोई भी आर्बिट्री एक्शन के लिए चार्जेस लगाए गए हैं तो भी उनके लिए अलग प्रोसीजर दिए हैं, अलग इंक्वायरी के मेथड दिए हैं, वो प्रोसीजर फॉलो होंगे। बट यहाँ पे लोकपाल के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो फिर हाई कोर्ट के जजेस या किसी अदर जजेस को इंक्वायर कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपने लीगल करंट अफेयर्स की, पेगासस स्पाईवेयर केस। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो पेगासस है उसके बारे में बहुत टाइम से चर्चाएं चल रही हैं, लगभग 2021 में ही इसके बारे में बात सबसे पहले हुई थी। तो ये जो पेगासस सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है। तो ये पेगासस जो है वो एक इजराइल मेड सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया के बेसिकली फ़ोन्स को हैक करने के लिए किया जाता है। उनके जो पर्सनल डेटाज होते हैं या फिर किसी भी अदर डेटा को उससे लिया जाता है और फिर उनका यूज़ किया जाता है, अब जिस तरीके से उनका यूज़ किया जाए। सो हियर द कंट्रोवर्सी बिगन इन 2021 when reports revealed that the Pegasus, an Israeli-made surveillance software, was allegedly used to hack the phones of journalists, activists and politicians in India। और इन इंडिविजुअल्स को
क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट्स और इन्वॉल्व इन सेंसिटिव इश्यूज़। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये ज़्यादातर करके क्या है, गवर्नमेंट और सेंसिटिव इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं। So the matter lead to significant public and legal scrutiny with several petitions seeking an independent investigation। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे petitions लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन भी किया, अपॉइंट किया अ टेक्निकल कमिटी टू इन्वेस्टिगेट दी एलिगेशन, और फिर कमिटी ने क्या फाइंड किया, कमिटी ने अपनी फाइंडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सील रिपोर्ट में सबमिट किया। और यहाँ पे The government has maintained that any surveillance activities were conducted in accordance with the law and for national security reasons। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उनका कहना था कि अगर किसी भी तरीके का सर्विलांस एक्टिविटी रखा जाता है लॉ के अकॉर्डिंग या नेशनल सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए तो फिर वो सही है। तो गवर्नमेंट का तो ये क्लेम था। अब हम जानते हैं कि कोर्ट का क्या कहना था। तो यहाँ पे कोर्ट ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट दिया था। इसमें जस्टिस सूर्यकांत थे जिन्होंने स्टेट किया दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंट्रीज पोजेसिंग एंड यूजिंग स्पाईवेयर स्पेशली व्हेन इट सर्व्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हिज पॉइंट वाज दैट द रियल कंसर्न लाइज इन who is being targeted. He emphasized that protecting national security is priority, stating we cannot compromise or sacrifice to the security of nation। तो अगर कोई भी इस तरीके का स्पाईवेयर अगर यूज़ किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो फिर वहाँ पे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है तो वो फिर मतलब इनवैलिड नहीं होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। सो हियर द सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट उन्होंने आर्ग्यू किया दैट द टेररिस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू क्लेम privacy rights, thereby justifying the use of spyware for the counter terrorism efforts। यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत ने फिर ऐड किया a key distinction, a civil individual who has right to privacy will be protected under the constitution। अभी इस केस की कोई फाइनल हियरिंग नहीं आई है, अभी 30 जुलाई को शेड्यूल्ड है, तो देखते हैं क्या फाइनल वर्डिक्ट आती है इस केस में। बट यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि पेगासस स्पाईवेयर केस जो है वो 2021 में सबसे पहले इसके बारे में बात की हुई थी और ये क्या है, कहाँ की कंपनी का स्पाईवेयर है, किन लोगों के लिए है, ये सारी बातों को आपको जानना चाहिए। सो दिस केस रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द राइट टू प्रिवेसी एंड हाउ इट शुड बी प्रोटेक्टेड इन अ डिजिटल एज and where technology can be misused for surveillances। तो यहाँ पे decision is likely to set a precedent for how India deals with the issues relating to digital surveillance and privacy while ensuring national security provides a balanced approach to this concern। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कोर्ट का क्या कंसर्न होता है। बट यहाँ पे जहाँ है कि किसी भी तरीके से इस तरीके का टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होगा जिससे कि राइट टू प्रिवेसी का ब्रीच हो। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो प्रेस्क्राइब करता था दैट द पेक्यूलियर जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेट एंड नेशनल कमीशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन रेदर देन द कॉम्पनसेशन क्लेम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वॉज अ मेजर रूलिंग। केस का नाम क्या था, ऋतु मिहिर पांचाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025। तो अगर आप नेट वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए भी आपके ये केस का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व थी और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस को। तो यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड ऑफ द केस की बात करें तो द केस वॉज फाइल्ड बाई अ लीगल हेयर ऑफ अ मैन हु डाइड ड्यू टू अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन अ फोर्ड इंडेवर कार। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैन मतलब आदमी होता है जिसकी एक कार होती है फोर्ड इंडेवर कार, उसमें डिफेक्टिव कुछ हो जाता है, इस वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सीडेंट उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जो एयर होते हैं वो शॉर्ट करते हैं 50 करोड़ इन डैमेजेस, बट नेशनल कमीशन डिसमिस्ड देयर कंप्लेंट एज प्राइस ऑफ द कार वाज बिलो द थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका एक जुरिसडिक्शन होता है कि इतने अमाउंट तक का एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो केसेस को डील कर सकते हैं, तो वो उसमें फॉल नहीं कर रहा था, इस वजह से वो डिसमिस कर देते हैं। प्रीवियसली क्या होता है, अंडर द रिपील्ड कंज्यूमर एक्ट 1986 में jurisdiction was determined by the compensation a consumer short, but 2019 में क्या होता है, shifted this basis to the actual amount paid for the goods or services। तो यहाँ पे इस चेंज की वजह से ये चैलेंज होता है that the
some petitioner arguing that it created anomalies and violated the right to equality under Article 14 of the Constitution। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन है जो इस तरीके के चेंजेस ब्रॉट किए गए थे दोनों में। सो यहाँ पे पेटिशनर का कहना था कि यहाँ पे उनके आर्टिकल 14 का वॉयलेशन किया जा रहा है। पेटिशनर आर्ग्यूड दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वॉयलेटेड अंडर आर्टिकल 14 एज इट कुड बी रिजल्ट इन केसेस विद लार्ज कॉम्पनसेशन क्लेम्स being dismissed due to the value of the product or service। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे थी? ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। सो द एक्ट इन assigns case of consumer forum, district, state, national commission based on how much consumer paid for product or service, not on the nature of complaint। ठीक है, तो एक्चुअल में आपने उस सर्विस के लिए कितना पेड किया है इस बात पे आपका क्लेम डिपेंड करेगा, ना कि कंप्लेंट के नेचर पे। तो इस वजह से यहाँ पे पाया जा रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी इम्पैक्ट डाल रहा है। सो यहाँ पे कंज्यूमर्स with smaller purchase might be forced to go to lower forums with fewer resources, while those with large purchase get better forums। अब यहाँ पे जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट, वहाँ पे उनके द्वारा पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है और कुछ पॉइंट्स लेट डाउन किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेट डाउन किया गया यहाँ पे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है टू डिफाइन द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स इंक्लूडिंग सेटिंग पेक्यूनरी लिमिट्स। दूसरा था कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो रैशनल क्लासिफिकेशन है। डिटरमाइन द जुरिसडिक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड इज वैलिड एंड रैशनल क्लासिफिकेशन एज इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल रेमेडीज। तीसरा क्या था? नो लॉस ऑफ रेमेडी, कंज्यूमर्स कैन स्टिल क्लेम एनी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, द जुरिसडिक्शनल चेंज डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द रिलीफ अवेलेबल। फोर्थ क्या था? jurisdiction based on product value. So the Consumer Protection Jurisdiction of District Commission, State Commission and the National Commission Rules 2021 provide following pecuniary limits। So यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने तक के केसेस जा सकते हैं? तो अगर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू अप टू 50 लाख है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने, स्टेट कमीशन के सामने 50 लाख से अबव और 2 करोड़ से नीचे है तो फिर वहाँ पे स्टेट कमीशन। नेशनल कमीशन की बात करें तो 2 करोड़ से अबव जब वैल्यू हो जाती है तो वो फिर नेशनल कमीशन के सामने केस जाएगा। नेक्स्ट है, पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिगार्डिंग द ऑब्ससेनिटी ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया। तो हम जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और बहुत सारे हैं, प्राइम है, हॉटस्टार है, बहुत सारे हैं जहाँ पे ऑब्ससेनिटी हम देखते हैं कि बहुत कॉमन हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल कंटेंट होते हैं, अडल्ट कंटेंट होते हैं जो यूं ही अलाउ कर दिए गए हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत बैड इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ पे लोगों के, सोसाइटी वैल्यूज पे, सेफ्टी पे बहुत सारे कंसर्न रेज होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे इशू किए गई थी, मतलब पिटीशन लगाई गई थी। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो हियर दिस इशू गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन इन इंडिया लीडिंग टू लीगल रेगुलेटरी डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने PIL को हर्ट किया। केस का नाम था उदय महूरकर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यहाँ पे फाइल की गई थी जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया था प्लोरिफिकेशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट ओवर द टॉप, दैट इज OTT प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया पे, जहाँ पे पिटीशन जो थी वो हाईलाइट कर रही थी कंसर्न ओवर अनरेगुलेटेड एक्सप्लिसिट मटेरियल सर्कुलेटिंग ऑनलाइन जो पोटेंशियली इम्पैक्ट कर रही थी सोसाइटल वैल्यूज़ को, मेंटल हेल्थ को और पब्लिक सेफ्टी को। एंड ड्यूरिंग दिस proceedings, the court expressed that matters raised an important concern and issued notices to the union government and major platforms including Netflix, Amazon Prime, Alt Balaji, Ullu Digital, Mubi, X Corp, Google, Meta, INC and Apple। ठीक है, एंड कोर्ट ने क्या एम्फेसाइज किया? दैट दिस इशू फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एंड डायरेक्टेड द सेंट्रल टू एड्रेस इट अप्रोप्रिएटली। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोर्ट ने क्या एक्सप्रेस किया? दैट द मैटर रेज्ड an important concern and issue notices to the union government and major platforms like Netflix, Amazon, ये सारे जो चैनल्स हैं। एंड अगर इसकी बात करें तो इसके पैरेलल में पार्लियामेंट्री पैनल जो थी प्रीवियसली रेज्ड कंसर्न अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्सीन एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म। द पैनल अर्ज्ड
the Ministry of Information and Broadcasting to take steps to prevent such content from being shared on these platforms. This recommendation aligned with the Supreme Court's call for more robust regulations. Next matter है delay cannot quash FIRs. So here the Supreme Court of India in case of Puneet Beriwala versus State of NCT of Delhi and others clarify किया that a delay in lodging a first information report which is filed under section 173 of premises cannot be sole reason to quash criminal proceeding for offences punishable with imprisonment exceeding 3 years provided the FIR disclosure cognizable offence. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जहाँ पे हाई कोर्ट ने FIR रजिस्टर की गई थी अंडर सेक्शन 467, 468, 479, 420, 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड जिसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया एंड which pertains to serious offences like forgery and cheating, or High Court has cited 16-year delay in lodging the FIR as a reason for quashing it. और इसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज किया दैट द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डज नॉट प्रिस्क्राइब अ लिमिटेशन पीरियड फॉर सच serious offences under section 468 which deals with the limitation to file a complaint or in FIR. तो यहाँ पे period of limitation commences only when the offences comes to the knowledge of the person aggrieved as per section 469. तो इस केस में क्या हुआ था द कंप्लेनेंट बिकम अवेयर ऑफ द एलिज्ड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन दिसंबर 2021 एंड फाइल्ड कंप्लेंट विद इन 15 days विच वॉज डीम्ड टाइमली बाय द कोर्ट. अब यहाँ पे देख लेते हैं क्विकली कि कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व थे. सो हियर द 468 CRPC विच डील्स विद द बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन and 469 CRPC was also involved which specifies that the period of limitation commences from the date of offence comes to the knowledge of the person aggrieved. Overall significance क्या था इस judgment के बारे में. So this ruling reinforces the principle that the timelines of lodging an FIR should be evaluated based on the knowledge of the offence by complainant rather than the date of commission. Next है राइट टू डिजिटल एक्सेस फॉर PWD. ठीक है, PWD मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटी. सो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 के अंदर में ये राइट को भी अब इंक्लूड कर दिया गया है दैट इज़ राइट टू डिजिटल एक्सेस. अब यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहना था that the right to digital access is an integral part of the right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. And court also emphasized that digital access is no longer a policy choice but a constitutional mandate. So here the Honorable Supreme Court mandates that the digital services, particularly eKYC, electronic, that is know your customers process, be made accessible to all individuals including those with disabilities such as acid attack survivors and visual impaired. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे केस के, देन आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हुआ था. तो यहाँ पे क्या था कि एक लेडी थी जो कि एसिड अटैक की वजह से उनकी जो फेस था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, उनकी आइज़ जो थी वो डैमेज हो गई थी, और एक लेडी जो थी वो इस तरीके से हुआ था कि उनकी जो आंखें थी वो प्रॉपर ब्लिंक नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो जो मतलब KYC करते वक्त जो आंखों की रेटिना का वो रेज को लेते हैं, उनको स्कैन करते हैं, वो उनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो जिसकी वजह से KYC करने से उनको डिनाई कर दिया गया था. फिर वो अपने आर्टिकल 21 के अंदर में उनका भी तो राइट है, तो उसको एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चीज़ को लेके जाती हैं कि वहाँ पे उनकी भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. फिर जब सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों पे संज्ञान लेती है, वो पूरे मैटर को देखती है, देन वो फिर फर्दर जो एक प्रॉपर रेगुलेटरी है RBI है जो KYC से रिलेटेड डील करती है, वो फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उनको रिकमेंड करती है कि आपको इस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए और इस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए जिससे कि जो KYC है वो इन लोगों के जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल हो और उन्हें भी इजीली प्रोवाइड की जा सके. तो पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग की जानी चाहिए जिससे कि कोई भी पर्सन जो है वो लेफ्ट आउट ना हो इन टेक्नोलॉजी से. ठीक है, उनको भी इन राइट्स का बेनिफिट मिले. KYCs अगर करानी है तो उस चीज़ में, क्योंकि
केवाईसी आज के टाइम पे हम देखते हैं जो डिजिटल एरा हो चुका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केवाईसी कराना, डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से भी, एक प्रूफ के पर्पज़ से भी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को गाइडलाइंस इशू की थी। सो यहाँ पे कोर्ट ने एड्रेस की थी 2 रिट पिटीशंस को। पहली के किनसे थी? प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो फाइल्ड की गई थी एक एसी रिटेक्ट सर्वाइवर्स विद परमानेंट फेशियल एंड आई डिसफिगरमेंट चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल केवाईसी प्रोसेस दैट रिक्वायर्स फेशियल मूवमेंट्स लाइक ब्लिंकिंग। तो जैसे कि हमने बात किया कि उनकी आंखें इस तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी कि वो प्रॉपर ब्लिंक नहीं करती थी, जिसकी वजह से केवाईसी करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। दूसरा केस था अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 100% ब्लाइंड थी, उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया था इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ करंट ईवाईसी प्रोसीजर इंक्लूडिंग डिफिकल्टीज विद ओटीपी, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड कैप्चरिंग लाइक फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो वो ओटीपीज किस तरीके से वो सेंस कर पाएंगे या फिर डिजिटल सिग्नेचर कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग में था, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लाइंड थे, उनको कुछ भी देखने नहीं था। तो उनको इस तरीके से बनाया जाए कि उनके लिए भी ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो। तो यहाँ पे दोनों जो पेटिशनर्स थे उन्होंने आर्ग्यू किया दैट द एग्जिस्टिंग की e-KYC norms violated their rights under the Rights of Persons with Disability Act 2016 and the Constitution। तो फिर यहाँ पे जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इसने पूरे केस को देखने के बाद से आरबीआई को ये गाइडलाइंस इशू की कि यहाँ पे सभी पर्सन्स को, इवन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी राइट टू डिजिटल एक्सेस, जो वो फंडामेंटल राइट्स है एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो उनके लिए भी ये जो e-KYC है वो उस तरीके से बनाई जानी चाहिए जिससे कि उनके लिए भी इजी एक्सेसिबल हो और वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। अब चलिए जानते हैं कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 कहता क्या है। सो दिस एक्ट एम्ड एट प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, और इसका मेन फोकस क्या है? इंश्योरिंग दैट द पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव equal access to opportunities and services in various aspects of life, including education, employment, health care and social participation। तो जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 है उसको ध्यान में रखते हुए उनमें जो राइट्स कन्फर किए गए हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 21 के अंडर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिजिटल एक्सेस फॉर द पर्सन ऑफ PWD और अदर पर्सनस के लिए भी फंडामेंटल राइट्स की तरह इसको इंशाइन किया। सो दिस वॉज द ऑल केस, और ये सारे लीगल करंट अफेयर्स थे अप्रैल के, और भी बहुत सारे लीगल करंट अफेयर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इतना आज के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।